चालू हो गया। हाय हेलो एवरीवन, कैसे हो? वाह, गजब। ओहो सर, लेट हो गए भाई। आज लेट हो गया, लेकिन आज आपके लिए बहुत मस्त चीज़ लेकर आया हूँ। क्यों लेट हुआ वो बताऊंगा आज आपको, ठीक है? एक ऐसा सरप्राइज जो मेरे लिए भी अभी जस्ट सरप्राइज था, क्लास में आने लगा जब। ठीक है, सोचो आप क्या आप सरप्राइज हो सकता है। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि वो क्या सरप्राइज हो सकता है। सोचो आप, आपको जब पता लगा तो शायद आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, देखो, जब मैं एंटर कर रहा था तो एक एक सर के साथ जो है वो एक स्टूडेंट बैठा हुआ था पापा के साथ। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करने लगा, सर ने कहा रुक जाओ इधर आओ सर। मैं गया तो मैंने देखा एक बच्चा था, मैंने पढ़ाया था, मैंने पूछा, मैंने कहा हाँ बेटा कैसा है, बढ़िया। एक एक सर ने मेरे से कहा कि सर इसके बारे में पता है आपको? मैंने कहा नहीं। तो सर ने कहा कि ऐसी बात बताता हूँ जो आप शॉक्ड हो जाओगे। ठीक है, और वो थी जेई मेंस के अंदर उसकी रैंक। इमेजिन करो कौन सी रैंक होगी। सोचो फटाफट जल्दी से, इमेजिन करो जल्दी जल्दी जल्दी, फटाफट जल्दी। हम्म जेई मेन रैंक 8th, AIR 8th। तो आज आपको उनसे मिलवाते हैं, उसके पापा से भी मिलवाते हैं। आइए सर, एक एक सर। ध्रुव, आओ बेटा। चैटिंग आएगी यहाँ पे यार, वीडियो तो दिखेगा नहीं। आओ, ये यहाँ पे दिखना है, बस यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ये स्क्रीन में आएगा तब दिखेगा। ये ध्रुव। अरे ध्रुव जैन भैया, पहचान गया देख तेरे को, एक तो भार्गव। ध्रुव जैन भैया ओपी। हमारी तो आदत है। देखो हम ऐसे ही पढ़ते हैं, बच्चों को बस ऐसे ही समझ जाते हैं। देखो क्या मस्त दिख रहा है। तो सबसे पहले तो भैया के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दो भाई फटाफट से चैटिंग में, क्योंकि 8th रैंक जेई मेंस के अंदर थी और अभी तक हमें भी नहीं पता था। भैया कह रहे हैं कि मैंने बहुत ट्राई किया कांटेक्ट करने का, लेकिन सर वो नहीं कर पाया। तो अब जा करके आपसे मिला तो पता चला। सोचो अब ऐसे कितने सारे ऐसे और भी बच्चे हो सकते हैं जो कि शायद। वाह ओपी भैया, अप्लॉस, नाइस। भैया ओपी कॉन्ग्रेचुलेशन, वाओ। भैया ओपी, वाओ भैया कॉन्ग्रेचुलेशन, क्लैपिंग एकदम कड़क। तुम्हें सही सही सुनाई तो दिया ना सर ने जो बोला, सर ने रैंक क्या बोली है? जेई मेंस 8th रैंक ऑल ओवर इंडिया और जेई एडवांस 36। सीरियसली मुझे 36 का पूरा पता था कि 36 रैंक है, बट अभी अभी पता चला कि हाँ जेई मेंस में भी 8th रैंक है ऑल ओवर इंडिया। तो स्पेशली अभी बिलासपुर से मिलने आए हमसे सभी सर लोग से। तो आज स्पेशली बिलासपुर से यहाँ पर सभी टीचर से ये मिलने यहाँ पर आए हैं। और थ्रू आउट दी 2 years यानी काफ़ी कुछ ऑनलाइन स्टडी कर रहा था, अपने लेवल पर स्टडी करता था, बहुत यानी फॉलो 100% किया है। बट बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं कि हमारे डायरेक्ट कांटेक्ट में था। जब सिलेक्शन हुआ, दूसरे बच्चों ने जब बताया कि ध्रुव क्लास करता था, तब हमारी बात हुई। और आज ध्रुव आप सबके सामने हमारे साथ, ध्रुव के फादर भी हैं। तो थोड़ा सा ध्रुव आपको बताएगा कि अपनी जर्नी के बारे में बताओ कि बेटा जस्ट शॉर्ट में जैसा भी तुम्हें लगता है, बच्चों से कुछ कहना चाहते हो तो बताओ। हाँ, तो अभी तुम्हारे बहुत सारे इंटरव्यूज टाइप्स हो गए। हाँ, जेई एडवांस याद रखना, जेई एडवांस 36 और जेई मेन 8। और इसे कहते हैं देखो मॉडेस्टी। आपको भैया को देख के लग रहा है कितने कूल और काम है, कितने रिलैक्स्ड है, समझ रहे हो? कुछ बच्चों को शायद पता है, वो देखो लिखा उसने, ध्रुव जैन 23 एंथूज रिकॉर्डिंग से पढ़ा हूँ भैया, आपको फॉलो ही करता हूँ। तो लिखा है आपको फॉलो करता हूँ। वाह, लो बेटा, चलो बात कर भैया से। और प्योर ऑनलाइन से पढ़े। एक तो डाउट आपका मैं क्लियर कर दूं, जो आप बार बार पूछते हो कि क्या ऑनलाइन से रैंक आती है क्या। तो अपनी जो टैग लाइन है कि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, वो दिख रहा है ये रहा। 36 रैंक जेई एडवांस में आ सकती है और टॉप 10 यानी कि 8th रैंक जेई मेंस में भी आ सकती है। हेलो, मैं ध्रुव जैन हूँ। मेरी सर ने बताया जेई मेंस में 8 रैंक आई और एडवांस में 36 रैंक आई। तो आई थिंक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भी टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस होती है, होमवर्क होता है, क्लास नोट्स होते हैं, उनका रिवीजन और उन्हीं का रिपीटिशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कि हम लोग जितने इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे जैसे काफ़ी सारे स्टूडेंट सर ने देखे होंगे और वो उन सब के जो मिस्टेक्स है उनको कवर करते ही काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे होंगे। तो
उनको फॉलो करना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और फिर जैसे ही हम इम्पोर्टेंट से इम्पोर्टेंट मेहनत करते रहेंगे तो आई थिंक रास्ता खुलता जाएगा। एंड फॉलो द बेसिक्स। मेंस में मेरे 295 मार्क्स आए थे। तो मैथ्स एंड फिजिक्स में 100 थे, केमिस्ट्री में 95 थे, और एडवांस में 304 मार्क्स थे। बैकलॉग जैसे ऐसा बहुत प्रॉब्लम नहीं आया था, हाँ, लेकिन मतलब जो सर जैसे बताते थे कि करंट जो भी चल रहा हो उस पर पूरा फोकस करे, उसमें डिस्टर्ब मत करो, वरना वो फिर पाइल अप होते जाएगा। और फिर जैसे ही फ्री टाइम मिले या ऑफ डेज हो कभी, जैसे संडेज हो या वैसे, तो उन पे पूरा टाइम यूटिलाइज करके जो कनेक्टेड टॉपिक्स है उनको पहले कवर करे, और फिर बाकी के साइड टॉपिक्स साथ ही साथ करते जाए। ज्यादा बैकलॉग नहीं रखना था ना। हाँ, ध्रुव के फादर भी हमारे साथ में, तो वो भी आपको कुछ इंस्ट्रक्ट देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने ध्रुव को बहुत क्लोजली 2 साल तक ऑब्जर्व किया है, तो उनको भी काफी कुछ एक्सपीरियंस है। एंड ही इज सीनियर डॉक्टर एंड कार्डियोलॉजिस्ट है वो, राइट? तो वो जरूर इसके बारे में आपको कुछ बताएंगे, प्लीज। नहीं, वही मैं बोलना चाहता था कि ध्रुव है ना बहुत पर्टिकुलर रहता है। वो इतना टाइम में कोर्स होना है, अगर कोई एक आध दिन 2 दिन थोड़ा बैकलॉग हो गया असाइनमेंट में या प्रैक्टिस में, तो वो एक्स्ट्रा टाइम दे के करता था, लेकिन एक वीक का बैकलॉग दूसरे वीक पर कभी नहीं जाता था। तो वो एक थोड़ा ध्यान रखना है और फोकस रहना है। वो बस वो फोन अभी अपना फोन अभी खरीदा, ऐसा किया, क्योंकि वो मेरा या उसकी मदर डॉक्टर कुंजल जैन है, तो हमारा ही फोन यूज करता था, ताकि वो ज़्यादा टाइम फ़ोन यूज़ करना ही नहीं था। तो फ़ोन पर कभी कभी टाइम ज़्यादा बिगड़ता है, सोशल मीडिया या दूसरा उसमें। तो डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया का उपयोग अपने पढ़ाई में ज़्यादा करना है, और अभी तक टाइम वेस्ट कम होता है उसमें, तो ऐसा करना है। नमस्ते। ठीक है, तो एक बार बहुत बहुत बेस्ट विशेष दो भैया के फ्यूचर के लिए, कि जिस तरह से जेई को फोड़ा वैसे आगे अपने फ्यूचर में कॉलेज को भी फोड़ें, और जिस कंपनी में जाएं या खुद की कंपनी बनाएं और फोड़ के रख दें। ठीक है, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, ठीक है, भैया को बेस्ट विशेष उनके फ्यूचर के लिए। क्लियर? देख लो, अब हर बार ये पूछते हैं कि सर ऑनलाइन में कहाँ रैंक आती है सर, आप लोग तो ऐसे ही बोलते हो, जबकि यहाँ पर पर्दा उल्टा है। इनका पूरा बैच मेरे हिसाब से इतना शानदार निकला है जिसकी कोई हद नहीं है, सबकी अच्छी रैंक है। मतलब इनमें से कई तो ऐसे हैं जैसे जिनकी सच में रैंक की भी आई है, लेकिन वो कांटेक्ट ही नहीं कर पा रहे, किसको बताएं। ये तो रैंक्स तुम्हें हमने वो बताई हैं जो एटलीस्ट हमें पता है, क्योंकि कौन, अब जैसे तुम यहाँ कौन पढ़ रहा है हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कौन है यहाँ पे किसे पता। ये देखो, अब इसमें तुम्हारी कौन सी रैंक आएगी हमें नहीं पता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगर आप में दम है पढ़ने का, और आप एक सही स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हो, और अगर आप एक सही टीचर से पढ़ रहे हैं, सही प्लानिंग के साथ पढ़ रहे हैं, डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं, तो ये कंफर्म हो गया कि आप भी ऐसे टॉप रैंक ला सकते हैं। इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता, ये आपके सामने देखो, समझ गए? बिगेस्ट मोटिवेशन है आज तक आपके लिए कि जेई मेन में 8th रैंक, जेई एडवांस में 36। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक। ठीक सर। भाई देख लो, अब एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है लाइफ में, वो है पढ़ाई, और आपके सामने आज वो आ गया। आप बार बार पूछते थे कि सर ऐसा होता है क्या, ये देखो लेटेस्ट एग्जाम्पल। ठीक है, क्या बोला मैंने? लेटेस्ट एग्जाम्पल है आज ये आपके सामने। लेटेस्ट एग्जाम्पल था, 36 रैंक, जेई मेंस रैंक 8th। अमेजिंग।
चालू करें? कहाँ तक हुआ था जल्दी बताओ। दीपक जो भी आप चाहो वो कर सकते हो। मेटलर्जी में कहाँ तक हो गया था जल्दी बताओ। नहीं, 12th क्लास का था, तुम्हारे बैच का ही 12th क्लास का था। ये वहाँ का है जहाँ हम प्रीवियस प्लेटफॉर्म जहाँ हम ऑनलाइन पढ़ाते थे। अब आप देखो, प्रीवियस प्लेटफॉर्म जहाँ ऑनलाइन हम पढ़ाते थे। हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग खत्म हो गया। हाँ, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग खत्म। जॉन रिफाइनिंग कराया था क्या? जॉन रिफाइनिंग भी हो गया था शायद, और मॉन्स प्रोसेस भी हो गया था शायद, है ना? 12th क्लास से था, 12th क्लास से। हम्म। जॉन रिफाइनिंग नहीं हुआ, चेक करो फटाफट। जॉन रिफाइनिंग नहीं हुआ, एक बच्चा लिख रहा है, चेक करो। यार आपको है ना बताना पड़ेगा यार। जॉन रिफाइनिंग नहीं हुआ, चलो शुरू करते हैं। ये देख, ये तो कह रहा हो गया, कोई कह रहा हो गया, कोई कह रहा नहीं हुआ। चलिए फिर जॉन रिफाइनिंग हो गया तो ऑक्सीडेशन मेथड्स पर आते हैं। तो अगला आएगा फिर ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में 3 मेथड थे। पहला बेसेमराइजेशन, दूसरा क्यूपलेशन, याद है, और तीसरा पॉलिंग। क्लियर? बोलो। सर नहीं हुआ, अरे यार ये बदतमीजी चल रही है। दिव्यांश कह रहा नहीं हुआ जॉन रिफाइनिंग, ये कह रहा हो गया। अब ऐसे तो ये पिछला लेक्चर देख सकता हूँ क्या मैं ऐप में? 2 मिनट रुको। अबे जॉन रिफाइनिंग हो गया, ये लिखा हुआ पूरा ऊपर लेना। इधर देखो, लेक्चर नंबर 4 के अंदर लिखा हुआ है, ये रहा, मैंने स्लाइड खोल ली। ये दिखा सकते हो क्या इस पे? ये दिखेगी? अरे भाई ओ, ये स्लाइड खोल ली, देखो स्लाइड बताना, एक बार खोलना, वापस ऊपर लाओ। ये लिखा हुआ पहला हेडिंग, जब थर्मल डिकम्पोजिशन खत्म हुआ था लेक्चर 4 में, उसके पहले लिखवाया था जोन रिफाइनिंग। आगे लो, स्लाइड ऊपर लो, नीचे लो, मतलब जोन रिफाइनिंग लिखा हुआ प्यूरिफिकेशन का पहला पॉइंट, ऊपर लो। जोन रिफाइनिंग में 3 पॉइंट लिखाने के बाद डायग्राम बनाया था ऐसा सर्कल वाला, ठीक है?
और इसके बाद ये भी लिखा था कि इन दिस मेथड अल्ट्रा प्योर मेटल्स प्यूरिफाइड होती है। फिर वेपर फेज रिफाइनिंग मेथड पढ़ाया था, आगे लो। वेपर फेज में लिखा था ये रहा मेटल और ये अगला लो। फिर उसके बाद आपका मॉन्ड्स प्रोसेस खत्म किया था। फिर नेक्स्ट क्लास में कराया था अपन ने ये इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। तो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के बाद अब दो मेथड हो गए प्यूरिफिकेशन में। अब आ रहा है आपका ये ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन मेथड में जो बेसिमराइजेशन है मैं वो आगे पढ़ाऊंगा। आगे पढ़ते हैं हम, पहला हेडिंग पढ़ेंगे इसमें पहले क्यूपलेशन। ठीक है, अब इधर देखो क्यूपलेशन। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो स्टार बैच में हैं? आप में से कितने बच्चे हैं जो अभी स्टार बैच में हैं? खत्म? किस नाम से चलेगा अब ये? सफलता स्टार खत्म? क्यों? मैं आज आपको एक नंबर दे रहा हूं, सफलता बैच, लेकिन उसका यूज करेगा कोई भी मिस यूज नहीं करेगा। ठीक है, जो भी डाउट्स हो, क्योंकि अब अपने को टॉप रैंक लाने की जरूरत है। हाँ या ना? सब अपने हिसाब से टीचर चूज करते हैं। ओके, प्रॉमिस करो यूज करोगे, मिस यूज नहीं करोगे। पहले आईटी की कसम खा के लिखो, अगर मैं मिस यूज करूँ तो फेल हो जाऊं। लिखो। आप भी व्हाट्सएप ग्रुप बना दो विकास गुप्ता सर की तरह। हाँ ठीक है, बना देते हैं। कैसे बनाया था सर ने, बताओ? आईटी की कसम खा ली ना? अपना पर्सनल नंबर दे रहा हूँ, मिस यूज किया ना तो सोच लेना पाप लगेगा एलटी में। और कोई 2 बजे उठ के मैसेज नहीं करेगा, डाउट बता दो। ये एक ग्रुप बना के मुझे ऐड कर देना उसमें। ठीक है, कैसे बनाया था सर ने ग्रुप पर, मुझे नहीं पता कैसे बनाया था। क्लियर? अब कैसे ग्रुप बनाया था वो कर लो। स्टार वाले और सफलता वाले अलग अलग कर लेना, ताकि जो भी हो सबको बता सकें। ठीक है, पक्का प्रॉमिस? सर ने नेम सिटी बैच का नाम मांगा था, हैं? ये कैसे मांगा था सर ने? सर ने कैसे बनाया था ग्रुप, मतलब? एक काम करो, जो एडमिन 2-3 हो सकते हो वो एक बार अपना नंबर दो, जो बना सकते हैं सबको। कैसे बनेगा अब समझ में नहीं आ रहा मुझे, ग्रुप कैसे बन सकता, हाउ इट इज पॉसिबल? विकास गुप्ता सर ने कैसे बनाया फिर? विकास गुप्ता सर ने अपना नंबर दिया था और सर ने ऐड किया ग्रुप में, है? किसको ऐड किया? एक काम करो, टेक्स्ट कर दो मुझे सब, मैं जोड़ दूंगा। है ना, यही हुआ होगा, है ना? आप सब मुझे मर जाऊंगा मैं। ठीक है ना, मैसेज कर देना, मैं नंबर डाल दूंगा। ठीक है, ऐसे मत करो, यहाँ पे पर्सनल कर देना, मैं जोड़ दूंगा। चलो इधर आओ। क्योंकि अब है ना, जैसे अब थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आना शुरू होंगी पढ़ाई को लेके। ठीक है, आप मुझे भेज देना बस। आगे बढ़े। चलिए, व्हाट्सअप पे थोड़ा इजी रहता, पढ़ने में आ जाता है यार। वैसे टेलीग्राम में यूज़ नहीं करता ज़्यादा, मैं सही बताऊँ तो टेलीग्राम पर मैं यूज़ नहीं करता हूँ।
अब सिटी भी करना है क्या? हाँ, पूरा करना, जैसे विकास गुप्ता सर ने मैसेज किया था ढंग से। बिल्कुल बिल्कुल। अब शुरू करते हैं। क्यूपलेशन। इधर देखो फटाफट। क्यूपलेशन क्या करते हैं देखो। पीबी प्लस एजी, इसका यूज तब करना है जब कोई एक ऑक्सीजन एफिनिटी कम रखता हो। दोबारा बोलो। जब कोई एक, सफलता वालों को भी मुझे ही करना है, बस लिखते जाना बैच का नाम मोहित। हाँ। वीजे सर मिस यूज़ करने वाला ब्लॉक कर देते, बिल्कुल मैं भी यही करूँगा, बिल्कुल सही है। चलो पीबी प्लस एजी आ गया, तो पीबी प्लस एजी की बात करें तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि वन ऑफ देम हैज़ हायर ऑक्सीजन एफिनिटी। तो कोई एक, चाहे लेड हो चाहे एजी हो, इनमें से कोई एक क्या होना चाहिए बताओ? हायर ऑक्सीजन एफिनिटी वाला होना चाहिए। दोबारा बोलो। इनमें से बोलो, कोई एक हायर ऑक्सीजन एफिनिटी वाला होना चाहिए। दोबारा बताओ। इनमें से कोई एक हायर ऑक्सीजन एफिनिटी वाला होना चाहिए। तो जब ऑक्सीजन से रिएक्ट कराएंगे तो लेड और सिल्वर में से किसकी ज़्यादा ऑक्सीजन एफिनिटी बताओ? पीबीओ की। तो ये O2 भेजेंगे तो पीबीओ यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि वो लड़ा है, और एजी बच जाएगा। तो क्यूपलेशन हमेशा किसके लिए कर देंगे? जिसके अंदर ऑक्सीजन एफिनिटी कम हो, जैसे एजी के लिए और एयू के लिए। क्लियर दोस्तों? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कॉन्सेप्ट ये होगा कि किसी एक की ऑक्सीजन एफिनिटी ज़्यादा होगी दूसरे से, तो ही आप उसे हटा सकते हो। इसको बोला जाता है अर्जेंटीफेरस लेड। तो अर्जेंटीफेरस लेड। तो अगर आपसे बोले पीबी और एजी को क्या कहते हैं, तो क्या बोलोगे? अर्जेंटीफेरस लेड। अर्जेंटाइट तो Ag2S होता है। ली के काका ने बताई थी ना प्रियांशु, ली के काका ने मांगी अलमारी, मनी जनरेटर, कार, फ्री सीडी, को नहीं स्नेह, तो नीचे तक आने पर होता है। क्लियर? हाँ या ना? अर्जेंटीफेरस लेड। अब इसमें एक मज़ेदार बात है, इसके नाम में फेरस आ रहा है लेकिन एफ ही नहीं है। ये कंफ्यूज मत होना। पीबीओ वोलेटाइल है, गैस नहीं है। गैस नहीं, कंपाउंड वोलेटाइल है, वो उड़ जाएगा। जी अभिनव, मैंने सुन लिया, मैं कर लूंगा, ठीक है, श्योर। तो यहाँ क्या होगा? ये उड़ जाएगा। गे लेना क्या होता है? गे लेना पीबीएस होता है। गे लेना क्या होता है बताओ? गे लेना पीबीएस होता है। अब आएगा पॉलिंग। पॉलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है पता है? व्हेन मेटल हैव impurity ऑफ देयर ऑन ऑक्साइड। दोबारा बोलना, व्हेन मेटल जो है, बोलो, मेटल, व्हेन मेटल हैव impurity ऑफ देयर ओन मेटल ऑक्साइड। जैसे
पहला कॉन्सेप्ट तो यार अपने ही मेटल ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी तभी इसका यूज़ करना है। दोबारा बोलो। हाँ, अपने ही, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इसका? अपने ही मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होगी तभी होगा ये। दोबारा बोलो। अपने ही मेटल, सिल्वर और गोल्ड से मरकरी का ज़्यादा होता है रघुवरन, है ना? सिल्वर और गोल्ड से ज़्यादा होता है इसलिए। अब मज़ेदार बात सुनो, किस किस के लिए करते हैं पॉलिंग? तो पॉलिंग हमेशा दो एलिमेंट के लिए करेंगे, एक इम्प्योर कॉपर के लिए एंड एक इम्प्योर टिन के लिए। तो हम पहला पढ़ रहे हैं पॉलिंग ऑफ इम्प्योर कॉपर। तो यहां पर क्या आ रहा है कि इम्प्योर कॉपर जो होगा कंटेन impurity of impurities of, बोलो, impure copper contain impurities of सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन और खुद के ही ऑक्साइड की Cu2O। ये सारी इंप्योरिटीज इसके पास हैं। सिंपल भाई। तो आपको इंप्योरिटियाँ याद करनी पड़ेगी, और पॉलिंग जब कॉपर की करेंगे तो उसका जो ऑक्साइड है वो कौन सा है उसके अंदर, Cu2O, ये याद करना पड़ेगा। अब इस कॉपर को उठा के रिवर्बरेटरी फर्नेस में डाल देते हैं, जिसकी लाइनिंग कैसी होती है अंदर की, SiO2। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इम्प्योर कॉपर टेकन इन अ रिवर्बरेटरी फर्नेस। इम्प्योर कॉपर, बोलो, टेकन इन अ reverberatory furnace having inner lining of SiO2, having inner lining of SiO2। तो अंदर की जो लाइनिंग है वो SiO2 की कर देंगे, ठीक है। तो आपने इम्प्योर कॉपर को उठा के रिवर्बरेटरी फर्नेस में डाल दिया, अब कर, अब उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये होने के बाद हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे इनटू मोल्टन कॉपर। अब हॉट ब्लास्ट एयर पास करेंगे अगर इम्प्योर कॉपर में, तो एयर जब जाएगी तो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की इम्प्योरिटी को ऑक्साइड बना के उड़ा देगी। दोबारा बोलो। जब एयर जाएगी तो सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी की जो इम्प्योरिटीज है उनको उड़ा देगी। तो क्या होगा, इम्प्योरिटीज ऑफ सल्फर, आर्सेनिक एंड एंटीमनी आर रिमूव्ड ड्यू टू formation of their volatile oxide। यहां तक क्लियर है? ये निकलने के बाद क्या होगा, अब आयरन also gets oxidized in FeO, which form slag with SiO2। भाई साहब, ये SiO2 से रिएक्ट कर जाता था, याद करो। हमने जानबूझ के SiO2 इसी ले लिया क्योंकि ये FeSiO3 से रिएक्ट करके स्लैग बना दे, तो स्लैग तो इम्प्योर है। लास्ट लाइन था कि Fe जो था वो ऑल्सो गेट्स ऑक्सीडाइज इन FeO।
ये Fe जो था, Fe की इम्प्योरिटी, ये भी क्या थी, ऑक्सीडाइज होकर के FeO में आ गई। और FeO जो था वो फिर FeO स्लाइड SiO2 से रिएक्ट करके स्लैग बन गया। आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लैग, स्लैग को निकाल लिया, अब दिमाग की बत्ती जलाओ, इसमें कौन सी इम्प्योरिटी बची होगी। ये निकल गई, ये निकल गई, ये निकल गई, इसको हटा दिया, क्या बची होगी जल्दी बताओ। तो इसका मतलब सिर्फ एक इम्प्योरिटी बची है, आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लैग Cu2O। इसको लिख लो पहले जल्दी से, जल्दी लिखो। PP कर तो दिया। अच्छा शुरू से, शुरू से करूं, कहा गया बे, ये ले, स्टार्ट करो फटाफट लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारे सिलेक्शन तक नंबर चेंज मत करना, अरे भाई इसीलिए तो दिया है, चेंज नहीं होता कभी भी, मेरा एक ही नंबर रहता है हमेशा। और आपको एक बात बता दें, अब टॉप रैंक ऑनलाइन में होगी, रैंक की तैयारी बस, अब एक ही सपना बस, इससे अब मेंटरशिप चालू, मेटलर्जी ख़त्म होते ही, क्योंकि अब हमें जेई मेंस में टॉप रैंक लानी है, एडवांस में टॉप रैंक लानी है, क्योंकि मचाएंगे हम हल्ला, हर एक गली मोहल्ला। एक बात और याद रखना, पढ़ने के अलावा टॉप मेंटरशिप बहुत ज़रूरत होती है। अब आपको वही टॉपर्स मेंटरशिप प्रोवाइड करेंगे जो AIR 1 की, 2 की, 3 की, 6 की, 8 की, 10 की थी, वो मेंटरशिप आप देना स्टार्ट करना पड़ेगा, और आप उसके बाद देखो तुम फोड़ के रख दोगे। ये तो स्ट्रेटजी में शामिल था, मैं 31 जुलाई को देता मेटलर्जी ख़त्म होने के बाद, ताकि मेटलर्जी ख़त्म होने के बाद से क्या होता है कि बस अब सिर्फ फोकस करना है ढंग से। लेकिन क्या हुआ, आज वो आ गया 36 और जेई मेंस 8, तो मैंने कहा इससे बढ़िया दिन क्या हो सकता है मेंटरशिप का, आज फुल मोटिवेशन था, आया ना भाई, आज खुद आगे हो के, मतलब दोस्तों किसी ने सोचा भी नहीं था, खुद मोटिवेशन आगे हो के आया, 36 रैंक एडवांस और जेई मेन टॉप 10 8th रैंक, बोलो। तो मैंने कहा आज से बेटर क्या हो सकता है फिर मेंटरशिप स्टार्ट करने का, इससे बेस्ट दिन कोई नहीं हो सकता जीवन में। और ठीक है कर लो भाई, ये लो, बाकी नंबर तो रैंक तो ले आएंगे। तुम्हें अगर ऐसा लगता हो ना कि रैंक वैंक कैसे आएगी, तो जब हम पहली बार ऑनलाइन में उतरे थे तो लोगों को लगता था ऑनलाइन में कैसे पढ़ाएंगे, ऑनलाइन में पढ़ाना तो नामुमकिन है। और मज़ेदार बात थी लोगों की भ्रम कि ऑनलाइन में रैंक कैसे आती है, ठीक है, लेकिन हमने चैलेंज की तरह लिया था, फिर ऑनलाइन से भी आएगी रैंक, क्यों नहीं आएगी भाई साहब, अरे हम पढ़ाएंगे, दम लगा के पढ़ाएंगे, ईमानदारी से पढ़ाएंगे, बच्चा पढ़ता है। आप क्लास में अगर फालतू बकवास करोगे, टाइम पास करोगे, आप जो है वो कुछ नहीं करोगे, तो नहीं पढ़ेगा। कंटेंट की जीत होती है। कल जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा रहा था तब भी तो वही था है। और आज हमारे देश के लिए गर्व की बात थी, आज से बेटर दिन देखो कोई नहीं हो सकता। चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया इंडिया ने, प्राउड मोमेंट था आज, तो देश के लिए सबसे बड़ा गर्व की बात थी ये, देश के लिए सबसे बड़े गर्व की बात थी मेरे दोस्त। क्या चंद्रयान 2 गया है, हमारा देश बहुत प्राउड फील करेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमारा खुद बच्चा आया आज, चंद्रयान 3, सॉरी, ठीक है ना, 3 तो हाँ पता है ना आपको क्या हुआ था, 3। अब सोचो आप, इतना बड़ा मोटिवेशन भाई साहब, और हमारे यहाँ आज एडवांस 36 रैंक और जेई मेन 8th रैंक आ रहा खुद आगे होके ढूंढता हुआ 36 बिलासपुर से, इमेजिन करो। तो इससे बढ़िया दिन और क्या हो सकता है, तो इसलिए मैंने कहा आज दे ही दो यार। और आपकी टॉप रैंक लाने के लिए स्ट्रेटजी मैंने कल एक रिवील की थी कि जब अपना कोर्स खत्म होगा तो आपको एक एक क्वेश्चन यहीं कराएंगे ढंग से, याद आया, एक एक क्वेश्चन यहाँ शीट का करा देंगे, शीट भी खत्म। ऐसे ही कराया था हमने उस समय, बहुत मेहनत से, एक एक चीज ईमानदारी से कराई थी दोस्त, एक एक चीज, एक एक सवाल। इसलिए ऑनलाइन में भी रैंक की आती है, ये हम मानते हैं, हमने किया है, क्योंकि ऑनलाइन से भी टॉप रैंक लाते हैं, आती है, एडवांस में आती है। सोचो 36 रैंक, कोई मजाक तो नहीं होती 36 रैंक, होती है क्या, नहीं। अच्छा मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोल देता तो नहीं मानते, वो खुद ही आगे ढूंढता हुआ, खुद ने बोला ना अभी।
अब आपकी लानी है, बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज। उसकी तो आ गई, हमें भी तो हमें अपनी लानी है। मेंटरशिप क्या होता है? स्ट्रेटजीज बताना, गाइडेंस बताना, कैसे पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कहाँ तक पढ़ा, क्या पढ़ना चाहिए, इस मंथ में कितना कवर हो जाना चाहिए, कैसे टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे आपको होमवर्क करना है, कैसे रिवीजन प्लान बनाना है। दैट इज कॉल्ड मेंटरशिप, जिससे रैंक आती है, पाथ मिलता है। हम पढ़े तो जाते हैं लेकिन हमें पता नहीं होता। आपको एक मजेदार वीडियो और बताता हूं। अरित्र अम्बुद का नाम सुना है? उसकी भी 160 रैंक, 162 रैंक आई थी। उसका वीडियो बता दो, वो तो खुद ही कह रहा मैं 1500 से नहीं आऊंगा। पर आया ना वो। सर मेरा भाई आपसे पढ़ ऑनलाइन में पढ़कर आईआईटी बॉम्बे मैकेनिकल में सिलेक्शन ले लिया। देखो कितने सारे एग्जाम्पल है। चलो आगे बढ़ते हैं। हो गया, लिख लिया? अरे हम लाएंगे लिखो लिखो लिखो, मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा आप। अब मेरी बात सुनो, एक बार और हम इसको वापस देखते हैं, क्योंकि आगे कंटिन्यू कर रहे हैं हम इसको। सबसे पहले पॉलिंग पढ़ेंगे। पॉलिंग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब अपने ही मेटल के ऑक्साइड की इम्प्योरिटी होती है तो ही पॉलिंग करनी है। आपने पहला सवाल तो ये टिक कर दिया। क्या टिक करोगे बताओ? कि भाई कब करोगे आप इसको? जब, बोलो, बोलो, जब मेटल इम्प्योरिटी रख रही हो अपने ऑक्साइड की। दूसरा, इम्प्योरिटी किस किस के लिए करोगे आप इसको पॉलिंग को? इम्प्योर कॉपर को प्योर करने के लिए और टिन को। तब इम्प्योर कॉपर जो होता है उसकी इम्प्योरिटी याद होनी चाहिए कि सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, आयरन और Cu2 है। Cu2 तो आ गया। अब सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना था, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी थी, इसको हटाना था, तो आपने तुरंत क्या करा? ऑक्सीजन पास कर दिया। ऑक्सीजन पास किया तो ये उड़ गई, आया ना? आपने इसमें अंदर क्या किया? ऑक्सीजन को पास कर रहा, ऑक्सीजन पास कर दी तो उड़ गए, आ गया ना? ऑक्सीजन पास करते उड़ गए, उड़ने के बाद क्या हुआ? ये देखो आप, ये लिखा हुआ ऑक्साइड बन के उड़ गए। उड़ने के बाद जब ऑक्सीजन पास करोगे तो Fe भी तो FeO में जाएगा, तो ये Fe भी FeO में आ गया। और फिर FeO जो है वो SiO2 से रेडियस स्लैग बन गया। सारी इंप्योरिटी हट गई, अब क्या बचा? सारी इंप्योरिटी हट गई, अब क्या बचा? बोलो। Cu2O। अब अगेन, अब इम्प्योर कॉपर जो बचा उसको आफ्टर रिमूवल ऑफ स्लैग, इम्प्योर कॉपर स्टेयर विद पोल ऑफ ग्रीन वुड, ग्रीन वुड at high temperature, impure copper stain with pole of green wood at high temperature, pole of green wood liberate hydrocarbon gases which contain methane, which contain methane। ग्रीन वुड का मतलब क्या होता है बताओ? हरी लकड़ी के बम्बू,
बड़े बड़े जो बांस टाइप से होते हैं ना, हरी लकड़ी के, बम्बू बम, वो। व्हाट इज ग्रीन वुड, समझ में आ गया? अब ये मीथेन जो होगा, दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, वो इस CO2 को रिड्यूस करेगा। तो CO2 को रिड्यूस करते ही Cu बन जाएगा, और इसी Cu को टफ पिच कॉपर कहते हैं। इसी Cu को क्या कहते हैं बताओ? टफ पिच कॉपर। 98% के आसपास ही प्योर होगा, सॉरी 99.4 के आसपास, ठीक है? तो इसको मत लिखो। टफ पिच कॉपर क्या कहलाएगा? ये टफ पिच कॉपर। क्या नहीं समझ में आया आपको? व्हाट इज ग्रीन पोल ऑफ ग्रीन वुड? तो ये आपकी पॉलिंग ऑफ कॉपर होती है। उसके बाद है पॉलिंग ऑफ टिन। पॉलिंग ऑफ टिन में क्या करते हैं? इम्प्योर टिन कंटेन Fe, tin, zinc and SnO2। क्लियर? हाँ, एक ही ओर में होती है। आयरन, कॉपर और टंगस्टन। टिन में टिन कहाँ से आएगा? ठीक है, कौन कौन सी इम्प्योरिटी थी? आयरन, कॉपर और टंगस्टन। ठीक, अब मुझे बताओ, जैसे अपन ने पहले हॉट एंड ब्लास्ट एयर पास किया था, तो यहाँ क्या हॉट एंड ब्लास्ट एयर पास करने की जरूरत है क्या? नहीं, क्योंकि हॉट एंड ब्लास्ट एयर पहले जो पास किया था इसलिए किया था ताकि ये सब उड़ जाए। बोलो, क्या ये हॉट एंड ब्लास्ट एयर पास किया था? नहीं, क्योंकि यहाँ जरूरत नहीं है। अब इसको हम क्या करते हैं? सबसे पहले इम्प्योर टिन जो होगा वो स्टेयर विद पोल ऑफ ग्रीन वुड। ग्रीन वुड समझ गए थे? सो impurity of iron, copper and tungsten come up to the surface and oxidize. Come up to the surface and oxidize. Their oxides form come on the surface of impure tin। क्या लिखा इसको समझाओ मेरे को, पहले एक बार लिख लो फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अब ये देखो, स्कम क्या होता है? स्कम होता है झाग, जो गंदे झाग होते हैं ना जिसमें इम्प्योरिटियां होती है वो। ग्रीन वुड का मतलब होता है हरी लकड़ी के बम्बू, मतलब बड़ी बड़ी लकड़ियां हरी। स्कम का मतलब होता है झाग, मैला, मैला झाग। स्कम का मतलब क्या होता है? मैला झाग। हाँ, ये इम्प्योरिटी लर्न करनी है कि भाई जो टिन होता है, टिन, उसके अंदर इम्प्योरिटी पाई जाती है आयरन की, टंगस्टन की और कॉपर की।
और SnO2 की, यानी कि स्टर मतलब होता है हिलाना ऐसे। स्टर का मतलब क्या होता है? हिलाना, संस्कार। ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर आपने ग्रीन पोल ऑफ ग्रीन वुड डाल करके उस इम्प्योर टिन को ऐसे पूरा हिलाते रहते हैं अपन। ठीक है, रिपीट कर दो सर, लैग हो रहा था, अभी कर देंगे। इसमें ग्रीन वुड इसीलिए ली थी क्योंकि उन्होंने, जो साइंटिस्टों ने, बोलो, साइंटिस्टों ने जब हरी लकड़ी से हीट करा ना इसको, तो इसमें से हाइड्रोकार्बन गैस निकली। तो वो जो हाइड्रोकार्बन गैस निकली वही। ओके, आगे बढ़े। हाँ, ग्रीन वुड मतलब बम्बू। चलो अब इसको रिपीट करते हैं। थोड़ा सा इमेजिन करो कि जब टिन था, उस टिन के अंदर की बात हो रही है। तो पहले तो दिमाग लगाओ, टिन में इम्प्योरिटी कौन सी है? ये आयरन है, टंगस्टन है, कॉपर है और SnO2 है। तो इसको ऐसे करके जैसे चम्मच में नमक डाल के हिलाते हैं तो नमक चारों तरफ घूमता है, ऐसे ही इम्प्योरिटी भी घूमेगी कि नहीं घूमेगी, ये बताओ। आयरन, कॉपर और टंगस्टन की इम्प्योरिटी ऐसे घूमेगी नहीं घूमेगी ऐसे? और अगर ऐसे घूमेगी तो सारी इम्प्योरिटी ऊपर आएगी कि नहीं आएगी? देखो, अगर ये सारी इम्प्योरिटी ऊपर आ गई तो मैं बता रहा हूँ ना क्या होगा। ऊपर आ गई तो एयर से ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाएगी। एयर से ऑक्सीडाइज शुरू हो गई तो ऑक्सीडाइज बन गई। ऑक्साइड जो होते हैं इनके, वो आपस में सरफेस पर मिलके झाग बना लेते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का तो इस्तेमाल कर रहे हैं। जब झाग बन गया है ना शुभ्रांशु, स्कम क्यों बनाते हैं? ये नहीं होता, स्कम बनाते हैं इसीलिए इस मेथड को यूज़ करते हैं। तो स्कम यानी झाग गंदा गंदा बन गया तो तुरंत वो झाग हट जाएगा, तो ऐसे इम्प्योरिटी हट गई ना। तो अगर स्कम बना रही इम्प्योरिटी तभी तो यूज़ कर रहे हैं इसको। क्लियर हुआ? तो स्कम से इम्प्योरिटी हट गई। अब कौन सी इम्प्योरिटी बची बताओ? SnO2 की। वापस वही प्रोसेस। SnO2 को हटाने के लिए अपन क्या करेंगे? पोल ऑफ ग्रीनवुड से स्टेयर करेंगे। जब स्टेयर करेंगे तो एट हाई टेम्परेचर पे क्या होगा? जल्दी बताओ, फील लो। हाई टेम्परेचर पे फिर से हाइड्रोकार्बन गैस मिलेगी। ठीक है, फिर क्या होगा? अगेन इम्प्योर टिन जो होगा वो क्या करना है बताओ? स्टेयर विद पोल ऑफ ग्रीनवुड। अगेन इम्प्योर टिन, स्टेयर विद पोल ऑफ ग्रीनवुड। और वही होगा वापस से कि एट हाई टेम्परेचर, बोलो, एट हाई टेम्परेचर, बोलो, पोल ऑफ ग्रीनवुड। हाई टेम्परेचर, पोल ऑफ ग्रीनवुड लिबरेट हाइड्रोकार्बन गैसेस। विच कंटेन, बोलो, मीथेन, विच कंटेन मीथेन। और मीथेन SnO2 को रिड्यूस करेगी। तो यहाँ पर आप एक टिन मिल गया। ग्रीन वुड से मीथेन दिखती है, पहले के ज़माने में मिलती थी नीरज। हाइड्रोकार्बन गैस होती है, हाइड्रोकार्बन गैसों का जो मेन कंटेंट होता है वो क्या होता है? बोल। हाइड्रोकार्बन का मेन कंटेंट मीथेन है, तुझे पता ही नहीं। मार्श, दलदल से निकलने वाली गैस है मीथेन। अब तुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरे को दुनिया भर की नॉलेज है, पर प्रॉब्लम है ना, तेरे को नॉलेज नहीं है इसलिए पता नहीं था। जब हमें पता नहीं होता इसका मतलब नहीं है कि दुनिया में चीज़ें नहीं होती है।
नीरज बा, ए नीरज बा, दुनिया में ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है तो चीजें नहीं होती है। ए नीरज बा, मैं कर रहा हूं ना का, आई कैन मैनेज। तो ये आपका पॉलिंग क्यूपुलेशन ये समझ खत्म हो गया। अगला देखो, आएंगे अब अदर मेथड्स। अदर मेथड में पहला कौन सा था बताओ? अमलगमेशन। अमलगमेशन में याद है क्या था? अमलगेशन का कॉन्सेप्ट क्या पता है? कि जो हमारी ये मेटल है वो इम्प्योर है, इसका इस्तेमाल तभी करना है। अच्छा लिखने दीजिए, सॉरी 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 सॉरी, ओ माय गॉड, ये भी लिखना था ना, लिख लो। सॉरी भैया, सॉरी भैया, सॉरी श्यामानंद। बेसेमराइजेशन लास्ट में पढ़ेंगे ना हर्ष, आयरन पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा बेसेमराइजेशन, ठीक है हर्ष? टिन का कोई स्पेशल नाम नहीं है बेटा जी। लिख लिया? चलिए अमलगमेशन की बात कर रहे थे हम। अमलगमेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है कि जो मेटल और इम्प्योरिटी अगर है ना, तो मेटल और इम्प्योरिटी में से सिर्फ मेटल मरकरी के साथ मिलकर के क्या बनाएगी? अलॉय। दोबारा बोलो, मेटल और इम्प्योरिटी में से सिर्फ मेटल जो होगी वो इसके साथ रिएक्ट करके क्या बना देगी? अलॉय। ये अमलगम बन गया अलॉय, इसका नाम क्या है? अब इसको हीट किया तो अमलगम बना, तो इसको हीट किया, हीट करने पर ये आपका एम आएगा और ये मरकरी आएगा। ये जो एम बना, सॉरी, ये मरकरी उड़ जाएगा और ये जो एम बना ये प्योर होगा। समझ गया तू? तो ये जो प्योर और इम्प्योर की कहानी है समझ में आई? तो अमलगमेशन मतलब अमल से बनता है, यानी अमलगम से बनता है। इसका जो एग्जाम्पल होगा वो गोल्ड और सिल्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको, अमलगमेशन को। जल्दी बोलो। हाँ, अलॉय ऑफ मरकरी से ही आया है, बिल्कुल। अमलगमेशन इसीलिए आया है क्योंकि ये अलॉय जो बनी ना इसका नाम है अमलगम, तो अमलगम से बन रहा है इसलिए अमलगमेशन। ठीक है। एक नोट आपको याद रखना पड़ेगा जो हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, वो क्या नोट होगा बताओ? वो अभी खैर वैसे आ ही रहा है अगले में, डिस्टिलेशन में। डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है?
बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए। डिस्टिलेशन कब करोगे बताओ? अलॉय कैसे बनते हैं हम डी ब्लॉक में पढ़ेंगे, राघवेंद्र, रघुवरन सॉरी। कहाँ पढ़ेंगे ये बताओ? डी ब्लॉक में। कहाँ पढ़ेंगे लल्ला? डी ब्लॉक वहाँ में। हाँ, एम एच जी में जो एम है वो प्योर है, तो उसको हीट करते ही मरकरी तो उड़ गया, और क्या बच गया? ठीक है, डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में एक नोट करके आपको याद होना चाहिए, ये हम डी ब्लॉक में बता देंगे वापस, है ना। जिंक, कैडमियम और एच जी, इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो है, जिंक, कैडमियम, एच जी का। वाई लिबरेट, लिबरेट मतलब होता है उसमें से बाहर निकलना, लिबरेट मतलब निकाल देना, गैस निकाल देना। तो हीट करते हैं ना, तो हाइड्रोकार्बन गैस निकलती है आदित्य। क्लियर? अब जैसे हम एक एग्जांपल से करते हैं कि ये जिंक होता है, और इस जिंक के अंदर जो है इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है। वो इम्प्योरिटीज कौन कौन सी देखना जरा। एक तो कैडमियम होती है, एक आयरन होता है और एक लेड होता है। जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है 910 डिग्री, और इसका होता है 710 डिग्री। अब जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा पता है आपको? कैडमियम सबसे पहले बॉइलिंग कम है तो उड़ जाएगा, और ये जिंक बचेगा, और जो जिंक बचेगा वो Fe और Pb होगा इम्प्योरिटी के तौर पे। तो ये जिंक जो है वो बॉइलिंग पॉइंट 910 रखेगा, ये आपके 710 है। क्लियर? अब इसमें जो दिक्कत आई वो जिंक का 910 है, तो हम टेम्परेचर जो होगा वो 9 से 10 से ज़्यादा रखेंगे, और यहाँ पर भी ऑब्वियस सी बात है 700, टेम्परेचर 710 से ज़्यादा रखेंगे तभी तो कैडमियम उड़ेगा। तो 910 से डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा पे होगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये जिंक उड़ जाएगा, ठीक है, ये प्योर मिलेगा, और यहाँ पर आपका इम्प्योरिटी लेड और आयरन रह जाएगी। तो इस तरह से आप डिस्टिलेशन से प्योरिटी कर सकते हो। तो एग्जाम्पल किसके लिए होगा बताओ? किसके लिए होगा बताओ? ये आप किसके लिए कर सकते हो जल्दी बताओ? हम्म, डिस्टिलेशन जिंक और जिंक कैडमियम के लिए कर सकते हो, जल्दी बताओ किसके लिए कर सकते हो? हाँ, मेटल गैस में हो सकता है, वेपर फॉर्म में जा सकता है रिची। जिंक कैडमियम एच के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद अगला लिक्वेशन। लिक्वेशन का पहला कॉन्सेप्ट है, कब होता है? जब वेल आइदर मेटल और impurity have lower boiling point। सॉरी, लोअर मेल्टिंग पॉइंट। वो क्या बोल रहा है? जिंक कैडमियम एच होता है ना बेटा, ठीक है। इस पे कौन सा मेटल निकाल रहे हैं? डिस्टिलेशन हमेशा जिंक कैडमियम एच के लिए होता है ना। जिंक को प्योर कर रहे हैं हम, ये इम्प्योर जिंक है, डिस्टिलेशन में ये इम्प्योर है, ये क्या हुआ? प्योर। अब इस जिंक के अंदर जो इम्प्योरिटियाँ थी वो कौन सी थी? देखो ना, ये तीनों इम्प्योरिटी थी। ये तीनों क्या थी? इम्प्योरिटी। ये तीनों क्या हैं?
impurities. एग्जाम्पल बता दिया ना जिंक कैडमियम जी। अब इसका कॉन्सेप्ट सुनो। वो कह रहा है कि लिक्वेशन तभी करना है जब ईदर मेटल और इम्प्योरिटी में से किसी एक का लोअर मेल्टिंग पॉइंट हो। लेकिन जनरली जो हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उस एग्जाम्पल में हम जो पढ़ेंगे, जो एग्जाम्पल ले रहे हैं उसमें क्या होगा कि मेटल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन इम्प्योरिटी। क्या जल्दी बताओ। मेटल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट देन द इम्प्योरिटीज। दूसरा, ये कब करना है कि इम्प्योरिटी का जो कंटेंट है 10 to 15% होना चाहिए। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है आपका लेड के लिए करेंगे, बिस्मिथ के लिए करेंगे और टिन के लिए करेंगे लिक्वेशन। ठीक है। इसमें होता क्या है, इस तरह का एक स्लोपिंग हर्थ होता है जिसमें मान लीजिए हम क्या करते हैं, जिंक प्लस AgA सपोज, ये उसके ऊपर क्या लेड चिपका होता है एज। ठीक है। तो हीट कर रहे होते हैं इसको, तो जैसे जैसे आप हीट करोगे यहाँ से लेड की मेल्टिंग पॉइंट कम है, नीचे आ जाएगा ये, और ये प्योर मेटल मिल जाएगा। CD जो निकला वो तो इम्प्योरिटी है और वो भी प्योर निकला है। ठीक है अभिषेक। हाँ, क्लियर। तो यहाँ पर जैसे जिंक और सिल्वर होता है, ये पूरा एग्जांपल समझ में आएगा अच्छे से जब हम लेड पढ़ेंगे। तो इस पर क्या होता है कि इम्प्योरिटी चिपकी हुई होती है ऐसे, मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। तो ये इम्प्योरिटी चिपकी हुई है यहाँ, ये। तो ये इम्प्योरिटी चिपकी हुई है और ये इम्प्योरिटी जो चिपकी हुई है समझ में आया। हाँ, पहले वाला स्टेटमेंट डिलीट कर दो। बिल्कुल बिल्कुल अरविंद। ये- बेटा बेटा LOVE जो नाम रखते हैं उनको फील कभी नहीं आ सकती पढ़ाई की। आप समझ रहे मेरी बात को। आपको फील आने के लिए कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। समझ रहे बेटा। पढ़ाई पर ध्यान दोगे तो सब कुछ अच्छा होगा, पर अगर आप मुझ पर ध्यान दोगे कि मैं चिल्ला के पढ़ाऊँ, धीरे पढ़ाऊँ, तेज पढ़ाऊँ, तो आपका कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि आप जो कंटेंट है उसको छोड़ के आप टीचर पर फोकस कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। आपको उस कंटेंट पर फोकस करना है कि लेड को प्यूरिफाइड कैसे किया जा रहा है। लेड इस जिंक और सिल्वर पे चिपका हुआ होता है, जब इसका लिक्वेशन करते हैं तो ये पिघल करके यहाँ आ जाता है। अब इसके आगे मैंने एक लाइन बोली कि ये अच्छे से समझ में आएगा जब हम लेड पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्लियर हो गया ना कि अगर आपको कोई और डाउट्स आ रहे हैं या आपको अंदर तक फीलिंग चाहिए, दिल के अंदर तक अपने नाम के अकॉर्डिंग, तो वो कहाँ आएगी, जब हम लेड पढ़ेंगे। नेतागिरी करेगा तो फेल होएगा, मैं गारंटी देता हूँ। ये इस बच्चे से नहीं सीखा तुमने। तुम यहाँ पर जज ही करते रह जाओगे जिंदगी भर और फिर अगले साल आओगे ड्रॉपर बैच में। ठीक है, LOVE। क्योंकि बहुत देर से नाटंकी कर रहा तू यहाँ बैठ के। जो टॉपर होते हैं ना उनको देख कैसा था, वो बिल्कुल शांत, कूल, काम, कुछ नहीं था, बिल्कुल एक लाइन बोली उसने, टीचर से जो कहे वो फॉलो करना। और तुम यहाँ आकर के क्या बैठ जाते हो, टीचर को जज करने। तेज पढ़ाओ, जल्दी पढ़ा दो। अरे तू सिखाएगा क्या नमूने है।
घर पे बैठ के इतनी अच्छी टीचिंग मिल रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल रही है, तो नौटंकी झाड़ रहे हो यहाँ बैठ के तुम? हैं? तुम जज करोगे? मैं कर रहा हूँ ना बात। क्या बदतमीजी से बात कर रहा है ऐसे बच्चों से? चुप। हाय बेटा, LOVE, कैसे हो? हाँ बेटा, क्या नहीं समझ में आ रहा था बताओ। हम्म? टॉपर को देखो एक बार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ ना, उसको देखा आपने? उसके पास मेरा नंबर नहीं था। इमेजिन करना आप, उसके पास कुछ भी कांटेक्ट नहीं था। वो सिर्फ क्लास में आता, सुनता, कंटेंट की जीत थी, पढ़ता और 36 ले आया। पढ़ा और 8th रैंक ले आया। कंटेंट की जीत थी, कंटेंट की। और आज भी उसको देखो तो एक लाइन बोला, टीचर को फॉलो करो। और रेस्पेक्ट इसे कहते हैं, यानी कि उस बच्चे को रैंक लाने में कोई ना कोई तो हमने रोल प्ले किया होगा, इसीलिए वो ढूंढता हुआ आया है कि कोटा में कहाँ मिलेंगे सर, कब मिलेंगे सर। और हम आज भी कमेंट कमेंट खेल रहे हैं। कमेंट कमेंट सीखो। 36 वाले टॉपर को देख के अगर आपको नहीं फील आई आज, मतलब इससे बिगेस्ट मोटिवेशन नहीं दे सकता था मैं। सामने का सामने खड़ा कर दिया 36 रैंकर। आप हमेशा ये पूछते थे कि सर ऑनलाइन से टॉप रैंक आती है क्या? जो आपने टैगलाइन रखी है कि ऑनलाइन में होगी रैंक की तैयारी, क्या सही में ऐसा होता है क्या? सामने खड़ा है टॉप 10 वाला 8th रैंकर, और उसको देख के अगर तुमने नहीं सीखा कि किस टीचर से पढ़ रहे हो तुम, है किस टीचर के पढ़ाए हुए कंटेंट से तुम्हारा आ रहा है, और उसके पीछे एक क्लास पहले मैंने बोला था जब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग पढ़ा रहा था, आज वाले इंसिडेंट से पहले याद है मैंने बोला था सिर्फ कंटेंट की जीत होती है। बोला था नहीं बोला था? मगर तुम्हें जो कंटेंट मिल रहा है ना, इसकी वैल्यू नहीं कर रहे तुम, ये क्या है? अगर इसकी सच में वैल्यू कर लो तो तुम भी अगले टॉपर हो, टॉप 10 तुम्हारी भी आएगी। अबे क्या पढ़ा रहे हैं ये सोचो, फील लो। कितना मोटिवेट करते हैं, कितनी अच्छे से आपको पढ़ाते हैं, मेंटरशिप दे रहे हैं, सारी चीजें समझाते हैं, गलतियां नहीं करो। ये लिखना, टीचर को जज करना बंद कर दो बस। आप समझो कि ये कर रहा है ना, इसको करने दो। क्यों? क्योंकि इसको पता है कि ये क्या कर रहा है। ये नया नहीं है, या ये आज नहीं पढ़ाने आया, इसको सब पता है। अगर ये धीरे भी बोल रहा है तो इसे पता है कि यहाँ धीरे बोलना चाहिए। इसे यहाँ तेज चिल्ला के बोल रहा है तो पता है तेज चिल्लाना चाहिए। इसे कह रहा है कि मैं आगे इसकी फील दिला दूंगा तो चुपचाप मान लेना चाहिए कि इसकी फील सच में आएगी। तो मतलब क्या करूं बता। समझ रहे मेरी बात को? ये 2-3 नमूने में नाम ले देता हूँ। एक तो ये आदित्य, ये हमेशा फालतू बकवास करेगा। एक ये LOVE, ये बकवास करेगा। ठीक है, इनका इनका काम ही यही है, पढ़ना नहीं है इनको बस। ठीक है, और फिर अभी ज्ञान देने वाले आ जाएंगे, प्लीज इग्नोर देम। तुम्हें किसने कहा भी ज्ञान दो? अगर मैं उन्हें समझा भी रहा हूं तो मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर से तुम ज्ञान पेल रहे हो। समझ गए? तुम क्यों लिख रहे हो कमेंट? अब इधर देखो, तुम पढ़ाई के अलावा कोई बात नहीं करेंगे, हम प्रॉमिस किया था अपन ने कल भी। आगे बढ़े। मेरे को सिर्फ एक चीज पर कभी ज्ञान मत दो। ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान मत दो। ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान देने नहीं आए। लॉजिक सिंपल है अपना, तो सिंपल फंडा है क्या? ज्ञान लेने आए हो, ज्ञान मत दो, ज्ञान लो। सुनो, याद करो। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो ये आपने क्या पढ़ा? लिक्वेशन। लिक्वेशन का कॉन्सेप्ट दो याद रखना, एक तो लैड में होगा, टिन में होगा और बिस्मिथ में होगा। दोबारा बताओ, किस में होगा ये? टिन में, लेड में, बिस्मिथ में। इम्प्योरिटी कंटेंट 10 से 15% और 10 से 12% के आसपास होना चाहिए। इसके अलावा कब होगा ये? जब मेटल का मेल्टिंग पॉइंट कम होगा बस। ठीक है, और ये लिक्वेशन की फील कब आ जाएगी अच्छे से बताओ? जब क्या पढ़ेंगे? लैड पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम अगली क्लास से स्टार्ट करें इंडिविजुअल मेटल्स की एक्सट्रैक्शन। अब आपके पास होमवर्क तैयार हो गया। अब आप अपनी जो भी शीट मिली हो उसमें जो भी मिला हो, DPP मिली हो, उसको कर लेना जब तक कि मेटल का एक्सट्रैक्शन नहीं आ जाता। ठीक है, टॉपिक वाइज कर लेना जहाँ तक सब लिखा हो, पॉलिंग तक। समझ गए? बेसेमराइजेशन हम कॉपर में पढ़ाएंगे दिव्यांशु। मैंने बोला था ना अभी, बेसेमराइजेशन कॉपर में आएगा। ठीक है, क्लियर दोस्तों? बोलो
क्या समझ में आया जल्दी बताओ, कहाँ पढ़ेंगे? चलिए आगे बढ़े। मिलते हैं। डीपीपी नहीं मिली है, मिल जाएगी। डीपीपी मिले जो नोट कर लेना आप, ठीक है।